चलो है ना। कल हम लोगों ने लास्ट में बॉन्ड लेंथ चल रहा था, ठीक है। दो केस कर लिए थे बॉन्ड लेंथ के, दो एग्जांपल कर लिए थे। तीसरे एग्जांपल की तरफ आते हैं। पहला फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा था बेटा शेल नंबर, दूसरा फैक्टर पढ़ा था बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, ठीक है। इस तरह की बात हम लोगों ने कर ली थी। एक एग्जांपल यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं। एग्जांपल है, मान लीजिए आपको दिया गया बेटा CO, मान लीजिए दिया गया बेटा CO2, मान लीजिए दिया गया बेटा CO3 2 माइनस, और मान लीजिए दिया गया HCOO माइनस, ठीक है। और इनमें बोला गया है किसका बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है बेटा, CO का। एक बात समझिए, CO का बॉन्ड लेंथ निकालना है, जिसका भी बॉन्ड लेंथ निकालना है, सबसे पहले क्या देखना है, उसका शेल नंबर। बेटा कार्बन ऑक्सीजन का जो शेल नंबर यहां होगा वही शेल नंबर यहां होगा, वही शेल नंबर यहां होगा, और वही शेल नंबर यहां भी होगा। शेल नंबर क्या हो गया, सेम। शेल नंबर सेम हो गया तो दूसरे नंबर पे क्या देखना बेटा, बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने चल रहे हैं। देखो इधर CO की बात करें, क्या ये 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन का डायटोमिक है या नहीं है बेटा, है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14, और 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। तो ये हमने इसका बॉन्ड ऑर्डर लिख दिया, ठीक। इधर आते हैं CO2 में। CO2 का आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और आई होप सबको स्ट्रक्चर आता है। तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड। चार मत लिख देना बॉन्ड ऑर्डर, चार बॉन्ड गिन के लिख दो, है? पूरे मोहल्ले के बॉन्ड नहीं गिनने होते। बॉन्ड ऑर्डर में किसके बॉन्ड गिनते हैं, दो आइटम के, ठीक है ना। दो आइटम के बीच में कितने बॉन्ड है, दो। अच्छा मुझे बताइए, क्या ये ऑक्सी एनायन है या नहीं है बेटा, है। ऑक्सी एनायन में क्या लगाओगे, रेजोनेंस। अब अगर इसमें रेजोनेंस लगाए हम लोग, और यहां पर भी हम लोग लगाएंगे बेटा रेजोनेंस, मतलब यहां पर कॉन्जुगेशन लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कार्बोनेट की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आ गया O माइनस, यहां पर आ गया O माइनस, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये O माइनस आ गया, यहां पर H आ गया। बेटा बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस पाई बाय सिग्मा। तो यहां पर 1 प्लस 1/3 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर 1 तो एज इट इज है, पाई बॉन्ड कितना है 1, और सिग्मा बॉन्ड कितने 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.33। इसको देखें, यहां पर 1 प्लस पाई बाय सिग्मा लगाते हैं, तो बताइए यहां पर 1 तो एज इट इज आ गया, पाई बॉन्ड कितना है 1, और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहां पर 2। सर तीसरा भी तो सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड केवल वही वाले लेने हैं जिनके बीच में कॉन्जुगेशन होगा, रेजोनेंस होगा। बेटा ये पाई बॉन्ड केवल यहां पर कॉन्जुगेट होगा, इसके साथ कॉन्जुगेशन नहीं दिखाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 1.5। अब देखिए जरा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम, उससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका है, CO2 का। फिर इसका आ जाएगा HCOO माइनस का, और उससे ज्यादा किसका आ जाएगा बेटा, CO3 2 माइनस का, ठीक है। ये आंसर आ गया। ये वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने करा है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इसके बारे में बिल्कुल है ना परफेक्ट आइडिया होना चाहिए हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको दिया गया बेटा O2 O3 और H2O2, और बोला गया इसके अंदर किसको कंपेयर करना है बेटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। ध्यान से देखते जाइएगा बेटा। सबसे पहले बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आती है, क्या निकालना है, शेल नंबर। तो यहाँ पर शेल नंबर क्या है बेटा, 22। यहाँ पर भी क्या है 22, यहाँ पर भी क्या है बेटा 22। शेल नंबर 22 है। शेल नंबर सेम होने के बाद सेकंड नंबर पे क्या देखते हैं बेटा, बॉन्ड ऑर्डर। क्या ये MOT वाला कैंडिडेट है या नहीं है बेटा, है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 16, और 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं O3, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ओजोन। अब जरा ध्यान से देखना, ओजोन का स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट ओजोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। ये हम लोग चैप्टर के आखिरी में पढ़ेंगे, जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह या फॉर्मल चार्ज देखेंगे। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कहीं पर भी जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप हटा सकते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या बना सकते हैं बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। बस करना क्या होता है, डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस। अब मुझे बताओ, यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कैसा बॉन्ड दिख रहा है, डबल। यहां कैसा दिख रहा है, सिंगल। बेटा अगर मैं यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 2 लिखूं इसके हिसाब से, तो इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा। तो आंसर में ऑर्डर जो भी बनना होगा, और अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर 1 लिखूं तो बेटा फिर आंसर में ऑर्डर में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तो आपको खुद समझना है कि एक ही मॉलिक्यूल के दो आंसर नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 भी हो जाए और बॉन्ड ऑर्डर 1 भी हो जाए, क्योंकि मैं 2 लेकर नापूंगा तो ऑर्डर कुछ और बनेगा, मैं 2 1 लेकर नापूंगा तो ऑर्डर कुछ और बनेगा। इसका मतलब ऐसे केसेस में आपको खुद समझ में आना चाहिए कि यहां पर क्या लगाना है, आपको रेजोनेंस लगाना है। ये भले ऑक्सीजन नहीं है, फिर भी आपको रेजोनेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड दोनों जगह क्या दिखाएगा बेटा, डीलोकलाइजेशन दिखाएगा। और जब आप रेजोनेंस लगाओगे तो बेटा इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 1 प्लस पाई बाय सिग्मा, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5। ना कहीं डबल बॉन्ड होगा, ना कहीं सिंगल बॉन्ड होगा, दोनों जगह पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। H2O2 याद करिए, डाइपोल मोमेंट में इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था हम लोगों ने, और इसका हाँ इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। अब मुझे बताइए, यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कैसा बॉन्ड दिख रहा है बेटा, सिंगल। अब जरा ध्यान से देखें, इनमें से
जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम। तो इसका मतलब है यहाँ पर मिनिमम बॉन्ड लेंथ किसकी आ जाएगी O2, उससे ज्यादा किसकी आएगी O3 और उससे ज्यादा किसकी आ जाएगी H2O2। तो ये ऑर्डर हो जाएगा किसके लिए बेटा, बॉन्ड लेंथ के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न पे। मान लीजिए आपको दिया गया एग्जाम में फॉस्फेट, सल्फेट, परक्लोरेट और बोला गया इसमें सेंट्रल एटम और हेलोजन का बॉन्ड लेंथ निकालना है। किसका बॉन्ड लेंथ निकालना है? सेंट्रल एटम और हेलोजन। सेंट्रल एटम और हेलोजन कहने का मतलब है फास्फोरस ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ निकालनी है, सल्फर ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ निकालनी है और क्लोरीन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ निकालनी है। बेटा पहला फैक्टर क्या लगाएंगे? शेल नंबर। मुझे बताइए फास्फोरस कौन से पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड। तो इसका शेल नंबर क्या होगा? 3,2। इसका क्या होगा? 3,2। इसका भी क्या होगा? 3,2। सभी का शेल नंबर क्या है? बराबर। अब शेल नंबर बराबर हो गया तो सेकंड नंबर पे क्या निकालोगे? बॉन्ड ऑर्डर। पर क्या ये सारे ऑक्सी एनायन है या नहीं है? बेटा है। तो ऑक्सी एनायन आते ही क्या लगाना पड़ेगा बेटा? रेजोनेंस। अब याद करो फॉस्फेट का स्ट्रक्चर अपन लोगों ने बनाया था, बॉन्ड एंगल के टाइम पे बना चुके हैं इसका स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर होता है। सल्फेट का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन के आता है। पर क्लोरेट का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन के आता है। यहां पर जब अपन बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 1 प्लस पाई बाय सिग्मा करते हैं तो 1 प्लस 1/4, यहाँ पर आएगा 1 प्लस 1/2 और यहाँ पर आएगा 1 प्लस 3/4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसको 1 प्लस 2/4 कर देता हूँ, ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.25, ये आ जाएगा 1.5 और ये आ जाएगा 1.75। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बेटा बढ़ रहा है। और जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि फॉस्फेट के अंदर जो पीओ का बॉन्ड लेंथ होगा वो सबसे ज्यादा होगा, सल्फेट के अंदर जो एसओ का बॉन्ड लेंथ होगा वो थोड़ा सा छोटा होगा और परक्लोरेट के अंदर जो सीएलओ का बॉन्ड लेंथ होगा वो सबसे छोटा मिल जाएगा आपको। नोट डाउन करिए इसे, आगे बढ़ते हैं। हाँ जिसमें रेजोनेंस हो रहा है उसका सिग्मा लेते हैं। जैसे इसमें रेजोनेंस में ये दोनों हिस्सा ले रहे हैं केवल, इसीलिए यहाँ पर सिग्मा कितने लिए? 2। अगर ये भी रेजोनेंस में हिस्सा लेता 1 2 3 तो यहाँ 3 लिखते। जैसे यहाँ पर ये पाई बॉन्ड चारों में डिलोकलाइज होगा, यहाँ 4 लिखा, चारों में डिलोकलाइज होगा 4 लिखा, ऐसा होता है। लिख लिया भाई सबने? चलिए ना। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट केस की तरफ। अगली कंडीशन क्या बनती है, ध्यान सुनेगा। यहां पर अभी तक जो हमने 2 फैक्टर्स पढ़े उसमें पहला फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा शेल नंबर, दूसरा फैक्टर क्या पढ़ा बेटा? बॉन्ड ऑर्डर। अगला तीसरा फैक्टर एक हमें पढ़ना है और वो फैक्टर कौन सा है बेटा? परसेंटेज पी कैरेक्टर। ठीक है, आते हैं बात करते हैं परसेंटेज पी कैरेक्टर की। तो एक रिलेशन है सीधा सीधा, ये हमने बॉन्ड एंगल के टाइम पर भी लिखा था कि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज पी कैरेक्टर। ठीक है, ये जो रिलेशन है इस रिलेशन को अपन यूज नहीं करेंगे, बस अपने को ये जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि अगर पी कैरेक्टर ज्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है? ज्यादा। ठीक, अब देखो इसके लिए एक एग्जांपल बता दे रहा हूं। वैसे मैंने आपको बोल दिया हम इस फैक्टर को यूज नहीं करेंगे, बट ये नॉलेज होना चाहिए, कभी एग्जाम में आ जाए
कि पी कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ती है या कम होती है, तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको एक हाइब्रिड ऑर्बिटल दे दिया गया sp, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल दे दिया गया sp2 और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल दे दिया गया बेटा sp3। तो मुझे बताइए इसके अंदर जो परसेंटेज पी कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहा है वो कितना पी कैरेक्टर देखने को मिल रहा है? 50%। इसमें कितना मिल रहा है बेटा? 66.6%। और इसमें कितना मिल रहा है बेटा? 75%। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर पी कैरेक्टर बढ़ रहा है या कम हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। इसका मतलब है ऑर्बिटल की लेंथ बढ़ती जाएगी, जिसका पी कैरेक्टर ज्यादा होगा उस ऑर्बिटल की लेंथ भी ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन फिर से बोल रहा हूं, अपन पी कैरेक्टर को ज्यादा यूज नहीं करेंगे, बस ये नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। हम जो काम पी कैरेक्टर करता है वही काम हम लोग किससे करवा लेंगे बेटा? चार्ज से। क्योंकि जनरली क्या होता है कि पी कैरेक्टर या एस कैरेक्टर बढ़ रहा है कम हो रहा है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कैलकुलेट करना पड़ता है, ये सब चीजें होती है। तो इसीलिए अपन पी कैरेक्टर वाला काम किससे करवा लेंगे? चार्ज से, ठीक है। तो हमारा पहला फैक्टर क्या रहेगा? शेल नंबर। दूसरा फैक्टर क्या रहेगा? बॉन्ड ऑर्डर। तीसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? चार्ज। ये बस हमने पढ़ने के लिए देख लिया कि ऐसा फैक्टर होता है। अब देखो चार्ज का मतलब क्या हुआ। जैसे इधर देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इस साल जेई मेंस में भी पूछा गया था और कई बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है ना, कई बार। आपको दो मॉलिक्यूल दिए गए, कौन कौन से मॉलिक्यूल दिए गए? H2O2 और O2F2, और उसमें बोला गया है किसका बॉन्ड लेंथ निकालना है बेटा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ निकालना है। तो पहला काम बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आते ही क्या करेंगे? शेल नंबर। तो OO का जो शेल नंबर यहां होगा वही शेल नंबर यहां भी होगा, शेल नंबर सेम हो गया। दूसरे नंबर पे क्या देखते हैं बेटा? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के लिए ना तो ये MOT लगेगा ना ये ऑक्सीजन है, इनका क्या बनाना पड़ेगा? स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो क्या ये हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है या नहीं है बेटा? है। जो स्ट्रक्चर H2O2 का है ना, वही स्ट्रक्चर किसका है? O2F2 का भी है। तो ये भी कैसा बनेगा बेटा? हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बन गया। अब जरा ध्यान से देखेंगे ये दोनों स्ट्रक्चर में हमें कौन सा वाला बॉन्ड लेंथ निकालना है बेटा? OO वाला, ठीक है। तो हमने उसको हाईलाइट कर दिया जिस वाले बॉन्ड लेंथ को हमें कैलकुलेट करना है, ताकि हम उसका कंपैरिजन देख सकें। मुझे बताइए शेल नंबर दोनों का सेम है, बॉन्ड ऑर्डर भी दोनों का सेम है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब क्या देखेंगे? चार्ज। चार्ज कहने का मतलब क्या है? चार्ज कहने का मतलब है EN के बेसिस पे डिसाइड करिए बेटा। अगर यहां पर इस बॉन्ड में देखें तो इस पे क्या आएगा? डेल्टा प्लस आएगा कि डेल्टा माइनस आएगा? डेल्टा प्लस। और इस पे लिख दिया मैंने डेल्टा माइनस, क्योंकि मुझे इसकी लेंथ निकालनी है तो मैं इसी पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस बॉन्ड की वजह से इस पे क्या आएगा? डेल्टा माइनस। और इस बॉन्ड की वजह से कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का EN क्या है? सेम। अच्छा मुझे बताइए इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पे क्या आएगा? डेल्टा प्लस, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा। और इन दोनों में से इस पे क्या आएगा बेटा? प्लस। मुझे बताओ कैटायन का साइज पेरेंट एटम से बड़ा होता है कि छोटा होता है? छोटा। और एनायन का साइज बड़ा। तो जब प्लस चार्ज आ रहा है मतलब ये कैटायन की तरह काम कर रहे हैं, और माइनस चार्ज आ रहा है मतलब ये एनायन की तरह काम कर रहा है। तो बेटा यहां पर साइज छोटा हो गया या बढ़ गया? बढ़ गया। एनायन का साइज बड़ा, कैटायन का साइज छोटा। साइज बढ़ गया तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और साइज छोटा हो गया तो डिस्टेंस पास आ जाएगा। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि यहां पर H2O2 में जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा, और जो O2F2 में ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है वो क्या मिलेगी? कम। तो आपको जब भी बॉन्ड लेंथ निकालना है, अगर शेल नंबर और बॉन्ड ऑर्डर काम नहीं कर रहा है, तीसरा फैक्टर वैसे तो पी कैरेक्टर होता है, बट पी कैरेक्टर ना लगा के अपन चार्ज लगा लेंगे, क्योंकि चार्ज से सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। और भी क्वेश्चन, इसके एग्जांपल बताता हूं इस फैक्टर के, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपको दिया गया C2H6, और मान लीजिए आपको दिया गया बेटा C2F6, और बोला गया इसमें कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ निकालनी है। एक बार बताओ C2H6 का स्ट्रक्चर आता है कि नहीं आता है? ठीक है, C2H6 का स्ट्रक्चर बना दिया अपन ने, नॉर्मल ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया। और C2F6 का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? बस हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा देना? फ्लोरीन, है ना। तो ये बन जाएगा C2F6। अब मुझे बताओ इसमें किसका बॉन्ड लेंथ निकालना है अपने को? कार्बन कार्बन का। तो बेटा जब भी बॉन्ड लेंथ निकालना है पहला फैक्टर क्या लगाना है? शेल नंबर। मुझे बताइए कार्बन कार्बन का जो शेल नंबर यहाँ होगा वही शेल नंबर यहाँ होगा। फिर क्या देखेंगे? बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है। फिर क्या देखेंगे? चार्ज। अब आते हैं चार्ज पे। तो मुझे बताओ हाइड्रोजन की वजह से कार्बन पे क्या आएगा? डेल्टा माइनस, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और फ्लोरीन की वजह से कार्बन पे क्या आएगा? डेल्टा प्लस। माइनस वाले का साइज छोटा या बड़ा? बड़ा। और प्लस वाले का साइज छोटा। इसका मतलब है C2H6 में जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ होगी वो ज्यादा होगी, और C2F6 में जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ होगी वो कम हो जाएगी। ये आंसर निकल के आ जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी पैटर्न का। कल हम लोगों ने लास्ट में NN बॉन्ड लेंथ को लेकर कुछ डिस्कशन किया था, तो आइए उसी की बात कर रहे हैं। यहां पर एक आ रहा है आपके पास N2H4, और एक आ रहा है बेटा आपके पास N2F4। इस N2H4 को नाम दिया जाता है हाइड्राजीन। क्या नाम बोलते हैं बेटा इसको? हाइड्राजीन, ठीक है ना, नाम होता है इसका हाइड्राजीन। इसका स्ट्रक्चर कल हमने बनाया था
नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 2 हाइड्रोजन यहाँ है, और अगर N2H4 के बदले N2F4 बनाना है तो बेटा यहाँ पर बस हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा देने हैं, फ्लोरीन। अब मुझे बताइए बॉन्ड लेंथ के लिए पहला फैक्टर क्या लगाते हैं बेटा, शेल नंबर। हमें यहाँ पर किसका बॉन्ड लेंथ देखना है बेटा, NN का। यहाँ पर भी किसका बॉन्ड लेंथ देखना है, NN का। शेल नंबर दोनों के सेम है, बॉन्ड ऑर्डर भी दोनों के सेम है, सिंगल सिंगल। अब क्या देखोगे, चार्ज। तो चार्ज जब देखा तो हाइड्रोजन की वजह से इस पे आएगा माइनस और फ्लोरीन की वजह से इस पे आएगा प्लस। माइनस वाले का साइज ज्यादा, प्लस वाले का साइज कम। नोट डाउन करिए, ऐसे आगे बढ़ते फिर। तो परसेंटेज पी कैरेक्टर से भी सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन पी कैरेक्टर के बदले चार्ज से भी सॉल्व करना आना चाहिए। कर लिया भाई नोट डाउन। बताइए बेटा, फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ जाएगा, एक्स ज्यादा है कि वाई ज्यादा है, वाई। क्यों ऐसा, शेल नंबर ज्यादा, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स जो लिया वो क्या लिया बेटा, सल्फर फ्लोरीन, शेल नंबर है 32,
और इसका शेल नंबर है 42, तो 3242 में से 42 वाले का शेल नंबर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी। यहाँ पर बताइए PCl 5 है, एक्स और वाई, एक्स कौन सा बोल रखा है बेटा इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, वाई कौन सा बोल रखा है एक्सियल बॉन्ड लेंथ, बताइए एक्सियल और इक्वेटोरियल में से कौन बड़ा होगा, इक्वेटोरियल सॉरी एक्सियल, तो वाई बड़ा आ जाएगा। यहाँ पर बताइए एक्स और वाई में से कौन बड़ा है, एक्स कौन सा इक्वेटोरियल, वाई कौन सा है एक्सियल, कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, क्यों है ऐसा, यहाँ पर तो उल्टा है, यहाँ पर उल्टा है, Cl का, तो यहां भी PCl है यहां भी PCl है, फिर तो बराबर होना था दोनों। एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बड़ी होती है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में हमने नोट में लिखा था कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर, सॉरी एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, ठीक है। कब, जब ऑल साइड एटम्स आर सेम। यहां पर सारे साइड एटम सेम नहीं है, इसका मतलब यहां पर आप शेल नंबर लगाएंगे और PF का शेल नंबर होगा 32, PCl का शेल नंबर होगा 33, तो बेटा 33 वाला शेल नंबर का साइज बड़ा होगा और 32 वाले का साइज क्या होगा, छोटा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास डी नंबर पे H2N2O2F2। मुझे बताइए बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आते ही सबसे पहला फैक्टर कौन सा लगाएंगे बेटा, शेल नंबर। शेल नंबर लगाए तो मुझे बताइए इसका शेल नंबर क्या आएगा 11 और इसका शेल नंबर क्या आएगा 22, 22 और 22। तो जिसका शेल नंबर सबसे छोटा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, मतलब सबसे छोटा कौन हो जाएगा H2, और बाकी तीनों जो 22 वाले वो इससे बड़े होंगे, ठीक। अब इनका शेल नंबर सेम है तो इनके लिए क्या निकालूंगा बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, मतलब यहां पर ये जो ऑर्डर है ये कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा आपके साथ। चलिए उसके बाद तीन और ऑर्डर्स आपके सामने हैं जिसको हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड कंपेयर करना है, फिर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड कंपेयर करना है, फिर कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड कंपेयर करना है, ठीक है। तो आइए इसमें बात करते हैं। एक बात बताओ, सबसे पहला फैक्टर क्या देखते हैं बेटा, शेल नंबर। और एक बात बताओ, यहाँ पर कार्बन कार्बन का शेल नंबर बराबर है, ठीक है, सुनना, इसका शेल नंबर क्या है 22, इसका भी शेल नंबर क्या है 22, 22 और 22 बराबर है। फिर क्या देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर, तो इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर सिंगल सिंगल ही है, यहाँ डबल डबल ही है, यहाँ ट्रिपल ट्रिपल ही, वो भी सेम हो गया। फिर क्या लगाओगे चार्ज, मुझे बताओ इस पे कोई चार्ज आएगा क्या, नहीं, इस पे कोई चार्ज आएगा क्या, हाँ, इस पे क्या आएगा, इस पे क्या आएगा, बताओ क्या, कौन बड़ा कौन छोटा, नहीं बता पाओगे, क्यों नहीं बता पाओगे, दोनों पे चार्ज आ गया उल्टा। मान लो चार्ज आने से इसका साइज छोटा हो गया, इसका बड़ा भी तो हो गया, तो जितना होना तो उससे एक छोटा हो गया और जितना होना तो उससे एक बड़ा हो गया, ले दे के एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया इन्होंने। तो यहाँ चार्ज ना होना और यहाँ चार्ज होने का कोई फायदा नहीं है। हाँ मान लो अगर एक ही चार्ज होता है यहाँ पर प्लस, तो हम बोलते कि इसके मुकाबले ये छोटा होगा, और यहाँ पर एक ही चार्ज होता माइनस, तो हम बोलते इसके मुकाबले ये बड़ा होगा। लेकिन इस चार्ज का कोई मतलब नहीं। अब देखो, ना तो आपका शेल नंबर काम में आया, ना आपका बॉन्ड ऑर्डर काम में आया, ना आपका चार्ज काम में आया, तो ले दे के घूम फिर के वापस से आएंगे पहले ही फैक्टर पे। पहला फैक्टर कौन सा, शेल नंबर। शेल नंबर वाले फैक्टर पे वापस आइए। वापस क्यों आइए बेटा, एक बात बताओ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सबका शेल नंबर तो सेम है, लेकिन क्या सबका रेडियस और साइज बराबर होता है या कम ज्यादा होता है, कम ज्यादा। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता है। तो बेटा कार्बन कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन, देखो कार्बन का साइज तो दोनों जगह बराबर है, लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन छोटा है। इसका मतलब है इसका डिस्टेंस कम होगा और इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका डिस्टेंस कम होगा, इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका डिस्टेंस कम होगा, इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा। मतलब ऑर्डर क्या आ जाएगा कि सीसी बड़ा होगा और सीएन, एन की छोटी साइज की वजह से सीएन वाला बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। लेकिन ध्यान सुनना, ऑर्डर ऐसा होना चाहिए था, एनसीईआरटी में ये दो ऑर्डर तो बिल्कुल सही दे रखे हैं, कौन सा, फर्स्ट और थर्ड, लेकिन जो सेकंड वाला है
उसका ऑर्डर एनसीईआरटी के हिसाब से ऐसा बनता है, तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। कायदा ये बोलता है कि ऑर्डर कौन बड़ा होना चाहिए बेटा, सीसी, जैसे यहां हुआ यहां हुआ, यहां भी ऐसे ही होना था, लेकिन एनसीईआरटी में जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू इस बात को सपोर्ट कर रही है, और आपको इसीलिए इस पॉइंट को याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि सही गलत मैटर नहीं करता है, किसने लिखा है वो मैटर करता है, और इसीलिए ये याद रखना पड़ेगा। इसको कब कैसे भी याद रखें, एक्सेप्शन मान ले, कुछ भी मान ले, ऑर्डर तो उल्टा है वैसे, लेकिन एनसीईआरटी की वैल्यू इस बात को समझाती है, और इसीलिए इसको याद रखना पड़ेगा। तो याद रख सकें तो रख लेना, आज तक तो कभी नहीं पूछा गया वैसे। देख लिया। तो 1 और 3 सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड में तो कार्बन कार्बन बड़ा है, और डबल बॉन्ड में उल्टा हो जाएगा, कार्बन कार्बन क्या हो जाएगा बेटा, छोटा हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये बॉन्ड लेंथ के ऊपर जो भी बातें हमें डिस्कशन करनी थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। बॉन्ड लेंथ के बाद अगला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा, है ना। हेडिंग डालेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए, है ना। तो स्टार्ट करेंगे बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या, देखो नाम से समझिएगा। पहली बात, इस बॉन्डिंग के अंदर कौन से एलिमेंट का नाम आ रहा है, हाइड्रोजन। इसका मतलब एक बात समझ में आती है कि ऐसी कोई बॉन्डिंग जिसमें हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो पहली बात तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई एक ऐसी बॉन्डिंग होगी जिसके अंदर हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा होगा। लेकिन एक बात बताओ, दुनिया में तो ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल है जिनमें हाइड्रोजन होता है, तो क्या हर वो मॉलिक्यूल जिसके पास हाइड्रोजन है क्या वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है क्या, तो नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा नहीं कि कहीं भी बन जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक कंडीशनल बॉन्ड है, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाएगा, और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा। अब क्या है वो कंडीशन, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आपको समझा दूं। कोवेलेंट बॉन्ड जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे दैट वाज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो हम पढ़ेंगे वो भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। मेटालिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सब होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स है या वीक फोर्स है, वीक फोर्स। और वंडरवॉल भी कैसा आएगा, वीक फोर्स। तो अभी हम पहला वीक फोर्स पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसके बाद आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग वंडरवॉल फोर्सेस भी पढ़ेंगे जो हमारा दूसरे टाइप का वीक फोर्स होगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पहले मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, डेफिनेशन लिखिए फिर उसको समझते बोल रहे लिखिएगा। इट इज अ टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ऐसा लिखें, इट इज अ टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल, और इट इज अ टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल और आयन डाइपोल। इट इज अ टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल और आयन डाइपोल टाइप ऑफ अट्रैक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल और आयन डाइपोल टाइप ऑफ अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल और आयन डाइपोल टाइप ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन partially positively charged hydrogen, between partially positively charged hydrogen, between partially positively charged hydrogen, ब्रैकेट में लिखिएगा इसके बाद, between partially positively charged hydrogen के बाद ब्रैकेट में लिखिएगा, which is directly covalently bonded, ब्रैकेट में लिखते जाइएगा, which is directly covalently bonded, which is directly covalently bonded to, which is directly covalently bonded to phone, which is directly covalently bonded to phone, FON, ठीक है, which is directly covalently bonded to phone, sp hybrid carbon, sp hybrid carbon, CF3 और CCl3, which is directly covalently bonded to phone, sp hybrid carbon, CF3 और CCl3, bracket close, and highly electronegative atom, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद, and highly electronegative atom, such as
such as phone or sometimes chlorine. Sometimes chlorine. Highly electronegative atoms such as phone or sometimes chlorine. Such as phone or sometimes chlorine. ठीक है, ये डेफिनेशन लिखी है अपन ने. अब इस डेफिनेशन का मीनिंग समझते हैं, बहुत ध्यान सुनना. क्या है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग? बेटा पहली बात तो ये आ गई कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आपको क्या बोला गया, ये एक तरह का डाइपोल डाइपोल या फिर आयन डाइपोल टाइप का अट्रैक्शन. अभी ये सर डाइपोल डाइपोल और आयन डाइपोल का क्या मतलब होता है हमें नहीं पता, तो अभी अपने को पता भी नहीं करना, अभी सुन लीजिए कि ऐसा कुछ होता है. ठीक, अब आगे सुने, आगे की जो लाइनें लिखी वो समझिएगा. इट इज अ टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल और आयन डाइपोल अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, फिर ब्रैकेट में बहुत कुछ आ गया, एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज फोन एंड समटाइम्स क्लोरीन. अब इसका मतलब क्या, ध्यान सुनना बेटा. हमने बोला हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा, हाइड्रोजन. लेकिन क्या हर हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है? नहीं. तो पहले ये कंडीशन समझते कि कौन सा हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है और कौन सा हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है. तो बेटा ध्यान सुनना, वही हाइड्रोजन एच बॉन्ड बना सकता है जो डायरेक्टली किससे जुड़ा होगा, या तो फोन से या sp हाइब्रिड कार्बन से या CF3 से या CCl3 से. ऐसा हाइड्रोजन जो इनमें से किसी से डायरेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होगा वो क्या कर लेगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा. इसका कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये, इधर देखो, ये मैंने लिया एक मॉलिक्यूल HF. क्या HF वाला हाइड्रोजन डायरेक्टली फोन में से किसी से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? जुड़ा है. मैंने बनाया वाटर, तो वाटर में OH आ जाता है. तो बेटा क्या ये हाइड्रोजन डायरेक्टली फोन में से किसी से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? जुड़ा है. अगर मान लो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है तो क्या ये फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है या नहीं बेटा? है. तो ऐसे हाइड्रोजन जो फोन से जुड़े होंगे ना, ये एच बॉन्ड बना सकते हैं. ये एच बॉन्ड नहीं है, ये एच बॉन्ड बनाने के लिए तैयार बैठा है. अब बनाएगा किसके साथ, किसी और के साथ बनाएगा. अभी तो तैयारी कर रहा है कि एच बॉन्ड बना भी पाएगा कि नहीं बना पाएगा, अभी तो वो समझ रहे हैं. अच्छा मान लो यहां पर हाइड्रोजन कैसा आ जाए बेटा, sp हाइब्रिड कार्बन वाला. sp हाइब्रिड कार्बन मतलब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को अपन sp हाइब्रिड कार्बन बोलते हैं. क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता? बना सकता है. लेकिन मान लो कोई ऐसा कार्बन आया जो सिंगल बॉन्ड वाला हो, ऐसा, क्या ये हाइड्रोजन sp हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा है क्या? नहीं. मतलब ये हाइड्रोजन एच बॉन्ड नहीं बना पाएगा. तो वही, अब जैसे मान लो मैंने लिखा Cl और H, मुझे बताइए ये हाइड्रोजन जो आपको दिख रहा है क्या ये फोन से जुड़ा है क्या? नहीं. क्या ये sp हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा है क्या? नहीं. क्या वो CF3 से जुड़ा है क्या? नहीं. क्या वो CCl3 से जुड़ा है क्या? नहीं. तो ये हाइड्रोजन एच बॉन्ड बनाने के लिए तैयार नहीं है. तो ऐसा नहीं कि हर हाइड्रोजन एच बॉन्ड बनाएगा. पहले तो अपन ने ये समझा कि कौन सा हाइड्रोजन एच बॉन्ड बना सकता है, तो वही हाइड्रोजन एच बॉन्ड बनाएगा जो या तो फोन से जुड़ा होगा या sp हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा होगा या फिर CF3 ग्रुप से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन या फिर CCl3 ग्रुप से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एच बॉन्ड बना सकता है. पहली बात तो सर क्यों एच बॉन्ड बना सकते हैं? अब सवाल ये बनना चाहिए कि सर ये तो बनाते, चलो मान लिया, पर यही क्यों बनाते हैं? तो उसका कारण क्या है मुझे बताइए. फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी है? 4. क्या ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है? ऑक्सीजन सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है? और नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी होती है. ये जितनी भी चीजें आपके सामने लिखी है ना, ये सब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. क्या ये? और ये जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, उसको अपन ने यहां पर किससे रिप्रेजेंट करा है? एक्स से. एक्स कहने का मतलब वो हाइड्रोजन एच बॉन्ड बना सकता है जो डायरेक्टली कोवेलेंटली बॉन्डेड हो या तो फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से या sp हाइब्रिड कार्बन से या CF3 से या CCl3 से. सबको अलग अलग लिखने के बजाय अपन ने एक नाम दे दिया एक्स. अब उससे क्या होगा, ध्यान सुनना बेटा. मान लो यहां फ्लोरीन होता या ऑक्सीजन होता या नाइट्रोजन होता, तो इसके बीच में बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने? दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होगी. तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि जाने देगा? खींच लेगा. और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये तो सारा ही इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ समेट लेगा. अब जब सारे इलेक्ट्रॉन समेट लेगा तो इसके ऊपर बहुत सारा डेल्टा माइनस आएगा, और जितना इस पर डेल्टा माइनस आएगा उतना ही इस पर डेल्टा प्लस आएगा. इसका मतलब इसके ऊपर खूब सारा क्या आ जाएगा? डेल्टा प्लस. और जब बहुत सारा डेल्टा प्लस आएगा तो इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन, तो इसने याद करो शुरू में पीरियोडिक टेबल में था तो यूं चल रहा था हाइड्रोजन भाई थोड़ा सा प्लीज, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सब खींच लिया था हाइड्रोजन बोले भाई थोड़ा कभी कभार, है ना, वाला है. तो हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस आ गया, कभी हो गई इलेक्ट्रॉन की तड़पने लग गया, इलेक्ट्रॉन सब ले गया. अब मैं क्या करूंगा? तो हाइड्रोजन ने बोला हाँ चार्ज बहुत आ गया है मेरे पास, अब कमी हो गई है, भरा बैठा है अंदर से. ठीक है, तो उसने देखा
कि भैया ये तो इसके ऊपर तो बस चल नहीं रहा अपना, तो उसने देखा कि ऐसा एटम जिसने अभी तक मेरे साथ बॉन्ड कभी बनाया ही नहीं, कौन आगे लपेटे में, वाई। वाई पहले से इसके साथ बॉन्डेड है कि नहीं है? नहीं है। जो बॉन्डेड था उसको तो पता चल गया कि कमजोर है, खींच लिया उसने सब कुछ, पर जो सामने उसको थोड़ी पता कि ये कमजोर है कि पावरफुल है, उसको तो लपेटा जा सकता है। तो अब ये क्या कर रहा है, किसने देखा कि भैया सामने वाला जो एटम है ना जिसके साथ मुझे बॉन्ड बनाना है, पहली बात उसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर। क्या होना चाहिए? क्या इनके पास लोन पेयर होता है कि नहीं होता? होता है, क्योंकि इसको और किसी चीज से मतलब नहीं, इसको तो लोन पेयर से मतलब है। किससे मतलब है? लोन पेयर। तो हाइड्रोजन पे आ गया जबरदस्त पॉजिटिव चार्ज, इसने देखा सामने वाला आइटम कौन है, लोन पेयर लेके बैठा हुआ, तो क्या करूं, उसके लोन पेयर को खींच लूं। क्या करूं? क्योंकि लोन पेयर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग के काम में वैसे भी नहीं आता, वो तो फालतू पड़ा होता किसी के पास। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो इसका वो जो लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है ना, जो किसी काम का नहीं है इसके लिए, ये उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और जब उस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींचने का मतलब ये नहीं कि घर ले जाएगा, ठीक है ना, पर अट्रैक्ट करेगा, तो उस अट्रैक्शन की वजह से इन दोनों के बीच में एक टेम्पररी बॉन्ड बन जाएगा, और इस टेम्पररी बॉन्ड को हम लोग क्या नाम देंगे बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। पर सामने वाला जो एटम है जिसके लोन पेयर को इसको खींचना है, वो एटम कौन कौन हो सकता है, वो या तो फोन हो सकता है या कभी कभार क्लोरीन हो सकता है। अब जितनी भी ये बात आपको बताई गई है, लिखाई गई है, सब डेफिनेशन में हमने यही लिखा है। अब इसको समझते हैं एक बार देसी भाषा में। अपने को जो ध्यान रखना, देखो अपने को sp हाइब्रिड कार्बन CF3 CCl3 का काम ज्यादा आएगा नहीं, इनऑर्गेनिक में इसी का काम आएगा, ये सब ऑर्गेनिक के कॉन्टेक्स्ट में है, तो वो वहां बता दिया जाएगा आपको। अब ध्यान सुनना, मैं क्या बोलूंगा, वो हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है जो डायरेक्टली किससे जुड़ा होगा, फोन से। तो ध्यान सुनिए, क्या फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता। किसी और से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, ये हो तो कर सकते हैं, बाकी अपने लिए जनरली कौन काम में आएगा, फोन। फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। लेकिन कब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जब सामने भी फोन आ जाए। कौन आ जाए? फोन। तो फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, और कब करेगा, जब सामने भी फोन आ जाए। अब क्लोरीन की क्या कहानी, उसको अलग से समझेंगे कि क्लोरीन कब पार्टिसिपेट करेगा, है ना। तो अभी आपने जो डेफिनेशन लिखी उसके साथ ये रिप्रेजेंटेशन बना लीजिए। देख लिया भाई, चले, है ना। अब इस पे कुछ और बातों पे डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन और उसका रिप्रेजेंटेशन देखा, और कब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और किसके साथ बनेगा वो देखा। अगला एक सब हेडिंग आता है यहाँ पर, जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी इसमें हमने डाइपोल डाइपोल और आयन डाइपोल का मतलब नहीं समझा, थोड़ी देर के बाद आ जाएगा आपके सामने। अभी हमें इसमें एक सब टॉपिक डिस्कस करना है, और वो सब टॉपिक क्या है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। आइए बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का एक बात बताओ। पहली बात तो यहां पर हमको हाइड्रोजन बॉन्ड की मजबूती के बारे में निकालना। तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड बना किसके बीच में है बेटा, H और Y के। भैया ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, ये तो कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है, ये वाला। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि वीक फोर्स है? कैसा वाला वीक फोर्स है? सड़क पे चलते जो तुम्हारे अट्रैक्शन होते हैं, ये वैसा अट्रैक्शन वीक फोर्स है। चलते गए चलते गए चलते गए, कोई सड़क में इधर गली में मुड़ गया, खत्म हो गया अट्रैक्शन, फिर दूसरा अट्रैक्शन आ जाता सामने। तो ये वैसा अट्रैक्शन है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं, ये क्या है, वीक फोर्स। खत्म हो गया, है ना। तो ये वैसा अट्रैक्शन है, और ये अट्रैक्शन डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। बहुत खास बात है इसकी। किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस बढ़ता जाएगा अट्रैक्शन कम होता जाएगा, जितने नजदीक रहेंगे अट्रैक्शन उतना अच्छा है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा अट्रैक्शन कम होगा, क्योंकि ये वीक फोर्स है। कैसा फोर्स है? तो वीक फोर्स को अगर स्टेबल करना है तो डिस्टेंस कम होना चाहिए। अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो वीक फोर्स और वीक हो जाएगा, और वीक हो जाएगा तो फिर बनेगा नहीं, फिर तो जो पास में होगा उससे अट्रैक्शन हो जाएगा ना। तो इसलिए ध्यान रखना कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है या वीक फोर्स है, वीक फोर्स। और वीक फोर्स डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है? करता है। तो अब देखो यहां पर बात समझना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक। अभी ये भी नहीं समझना, ठीक है।
अब अगर अगर हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के स्ट्रेंथ की, तो हाइड्रोजन बॉन्ड, एक बात बताओ, बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब बनेगा? जब दो आइटम के बीच में इलेक्ट्रॉन भरपूर होगा कि बिल्कुल ना के बराबर होगा? भरपूर इलेक्ट्रॉन खूब होना चाहिए, तब जाके बॉन्ड मजबूत बनता है। बीएमओ एबीएमओ के टाइम पे भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग ऐसी बात है ना। अब मुझे बताओ, यहां पर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन ज्यादा लाना, इलेक्ट्रॉन लाने का, खींचने का काम कौन करेगा? ये। और इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन करेगा? ये। अब बताओ, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन ज्यादा कब आएगा? जब इसके खींचने का पावर बहुत दमदार हो। अब ये जब तक खींचेगा नहीं, तब तक इलेक्ट्रॉन आएगा कैसे? तो अगर मान लो दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन है, इसके खींचने का पावर जरा सा है और इसके खींचने का पावर जबरदस्त है, तो बताइए कौन सा हाइड्रोजन? पतंग खींचते ना अपन ऐसे, हाँ, तो बताइए ज्यादा पावरफुली कौन खींचेगा? पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला। और जिसका खींचने का पावर ज्यादा होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन बीच में ज्यादा आएंगे कि कम आएंगे? ज्यादा। तो हाइड्रोजन का खींचने का पावर जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा। पर हाइड्रोजन के खींचने का पावर कैसे पता चलेगा? इधर देखो, जैसे मान लो यहाँ एक्स लिया, यहाँ एच लिया, यहाँ वाई लिया, यहाँ भी एक्स लिया, यहाँ एच लिया, यहाँ वाई लिया, और मान लो इन दोनों के बीच में इसको भी खींचना है, इसको भी, इसके इलेक्ट्रॉन खींचने, लोन पेयर खींचने। तो मुझे बताओ, इसको मैंने माना x1, इसको माना मैंने x2। x1 की वजह से इस पे आया डेल्टा प्लस, x2 की वजह से आया इस पे डेल्टा प्लस। दोनों हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस तो है, खींचेंगे तो दोनों, ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा, लेकिन ज्यादा कौन खींचेगा? पहला वाला कि दूसरा? पहला वाला। क्यों ज्यादा खींचेगा? उस पे प्लस ज्यादा है, भरा बैठा है अंदर से। तो जितना ज्यादा प्लस होगा, माइनस को उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा आएंगे, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा आएंगे, बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा? जब हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। तो हेडिंग डालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। पहला पॉइंट लिख रहा हूं, दो फैक्टर्स होते हैं, पहला फैक्टर लिख रहे हैं, ग्रेटर द डेल्टा प्लस चार्ज ऑन हाइड्रोजन, greater the delta plus charge on hydrogen, stronger will be the hydrogen bond. Greater the delta plus charge on hydrogen, stronger will be the hydrogen bond. Greater the delta plus charge on hydrogen, stronger will be the hydrogen bond. ठीक है भाई? तो पहला फैक्टर अपन ने क्या समझा कि हाइड्रोजन और H और Y के बीच में बॉन्ड बनना है, और इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा और एक इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कब बनेगा? जब खींचने वाले का पावर क्या हो? ज्यादा। ठीक है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डेल्टा प्लस ज्यादा लाना पड़ेगा। और एक बात बताओ, ये जो इस पे डेल्टा प्लस आएगा, ये डेल्टा प्लस आएगा किसकी वजह से? एक्स की वजह से। किसकी वजह से आएगा? एक्स की वजह से। बिल्कुल सही है। ये भरा क्यों बैठा हुआ है? एक्स की वजह से। इधर अगर एक्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक्स सब कुछ खींच लेगा। जब सब कुछ खींच लेगा तो बचेगा ही कुछ नहीं। अब जब कुछ मिल ही नहीं रहा, तो फिर भरा तो बैठा रहेगा, सारे इलेक्ट्रॉन तो ये खींच के ले गया ना। तो इसलिए यहां पर क्या हो रहा है कि भैया, एक्स की EN जितनी ज्यादा, डेल्टा प्लस उतना ज्यादा, और डेल्टा प्लस जितना ज्यादा, हाइड्रोजन बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो पहली बात, अपन यहाँ पर EN इसका नहीं लिख रहे, अपन ने ये समझ लिया कि भैया डेल्टा प्लस ज्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अब दूसरी कंडीशन समझिएगा क्या बन सकती है बेटा। दूसरी कंडीशन ऐसी बन सकती है कि मान लो यहाँ एक्स से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, एक्स से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, और सामने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए लोन पे लेके कौन आ गया? वाई। अब मान लो इन दोनों में से एक का हाइड्रोजन पे जो डेल्टा प्लस आ रहा है और दूसरे के हाइड्रोजन पे जो डेल्टा प्लस आ रहा है वो बराबर, क्योंकि दोनों का एक्स सेम है, तो एक्स का खींचने का पावर बराबर है। तो एक ही एक्स और एक ही एक्स की बात चल रही है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस तो बराबर आ रहा है, पहले ज्यादा आ रहा था, कम आ रहा था, वो बात खत्म हो गई। अब मान लो एच का डेल्टा प्लस बराबर हो, खींचने का पावर बराबर, तो फिर बॉन्ड किससे बनाना? वाई से। तो जब खींचने का पावर बराबर होगा, फिर देने के पावर पे बात आएगी। मान लो ये y1 है, ये y2 है। अब ये खींच तो बराबर सकता है, लेकिन y1 बोल रहा आसानी से ले ले इलेक्ट्रॉन, और y2 बोल रहा मुश्किल से ले ले इलेक्ट्रॉन। तो बताइए ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? y वाले में। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे कि कम आएंगे? ज्यादा। और ये बोल रहा है मुश्किल से लेंगे।
और ऐसा कब होगा, Y आसानी से इलेक्ट्रॉन कब देगा, जब Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अगर Y की EN कम है मतलब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से जाने देगा, और Y का EN ज्यादा हो तो खुद के इलेक्ट्रॉन बचा लेगा। अब खुद के इलेक्ट्रॉन बचा लेगा तो फिर वहां जाएगा कैसे, है ना। तो इसका मतलब है कि अगर इसके ऊपर डेल्टा प्लस बराबर आ जाए, ध्यान सुनना, पहली बात क्या थी, डेल्टा प्लस ज्यादा तो खींचने का पावर ज्यादा तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, लेकिन अगर खींचने का पावर बराबर हो गया तो फिर किसको देखेंगे बेटा, वाई को। वाई का ईएन जितना कम होगा बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा, और वाई का ईएन जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना वीक बनेगा। स्टेटमेंट नंबर 2 लिखिएगा, if delta plus on hydrogen, if delta plus on hydrogen is same, if delta plus on hydrogen is same, then if delta plus on hydrogen is same, then lower the value of En of Y, lower the value of En of Y, Y मतलब वही अपन x h y के हिसाब से y लिख रहे हैं, lower the value of En of Y, stronger will be the hydrogen bond, lower the value of En of Y, stronger will be the hydrogen bond, क्योंकि En Y का जितना कम होगा उतनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन देगा, और जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बन रहा होगा। ठीक है, ये कंडीशन बन के आ जाती है। मुंबई की बैटिंग में चले, है ना। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, अगले केस की तरफ बढ़ेंगे। अभी ये जो हमने स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की बातें करी, इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या आएगा, लिखिएगा क्वेश्चन पहला, डिटरमाइन which of the following hydrogen bond is strongest, determine which of the following hydrogen bond is strongest, determine which of the following hydrogen bond is strongest। ध्यान से देखिएगा, यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बना के देगा एग्जाम में ना, इस तरह से डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करके देगा, इसको समझ जाना ये हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर बात कर रहा है। अब यहाँ पर आपको 3 हाइड्रोजन बॉन्ड दे रखे, देखो पहला हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, यहाँ पर बन रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर बन रहा है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये ध्यान सुनना, ये H है और ये Y है, तो X कौन है इसके लिए, फ्लोरीन, इसके लिए कौन है ऑक्सीजन, इसके लिए कौन है नाइट्रोजन। ये बात बताओ, क्या फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते। जो हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता होगा उसको मैं इस पूरे टॉपिक में बोलूंगा एक्टिव हाइड्रोजन। क्या बोलूंगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया ये हाइड्रोजन एक्टिव है, तो आप समझ जाइएगा हम कौन सा हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं जो एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता होगा। मुझे बताओ इधर, क्या ये एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं है, क्या ये एक्टिव है या नहीं है, अरे है ना, फ्लोरीन से तो जुड़ा हुआ है, ये आगे बना लेगा एच बॉन्ड, उसमें क्या हो गया। तो ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव। क्या ये हाइड्रोजन एक्टिव है, एक्टिव हाइड्रोजन की डेफिनेशन क्या है, फोन से जुड़ा होना चाहिए। क्या ये फोन में से किसी से जुड़ा है, हाँ जुड़ा है। क्या ये एक्टिव हाइड्रोजन है, क्या ये एक्टिव है, क्या ये एक्टिव, ये सारे हाइड्रोजन एक्टिव है। और एक्टिव हाइड्रोजन, ध्यान सुनना, एक्टिव हाइड्रोजन, ये सारे एक्टिव हाइड्रोजन है, और एक्टिव हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनाएगा, जब सामने कौन आएगा, फोन। क्या इस एक्टिव हाइड्रोजन के सामने फोन में से कोई आ रहा है, हाँ आ रहा है। क्या इस एक्टिव हाइड्रोजन के सामने फोन में से कोई आ रहा है, हाँ। और क्या इस एक्टिव हाइड्रोजन के सामने फोन में से कोई आ रहा है, मतलब ये एच बॉन्ड बनाएंगे। एग्जाम में आपको ये बना के देगा डॉटेड लाइन, ये चार्ज आपको लगाने पड़ेंगे। अब मुझे बताओ, आपको देखना ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कौन होगा। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, डेल्टा प्लस ऑन हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस सबसे ज्यादा किसकी वजह से आएगा, फ्लोरीन की वजह से, क्योंकि जब ये सारा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर डेल्टा प्लस ज्यादा। इतना आपने को आइडिया होना चाहिए कि फ्लोरीन से जुड़े हुए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन पे, इस पे खूब सारा डेल्टा माइनस आएगा, तो इस पे उतना ही सारा डेल्टा प्लस आएगा। इस पे थोड़ा कम डेल्टा माइनस और थोड़ा कम डेल्टा प्लस, और इसमें और भी कम डेल्टा माइनस तो उस पे और भी कम डेल्टा प्लस।
तो बेटा यहाँ पर सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस आएगा, यहाँ पर थोड़ा कम डेल्टा प्लस आएगा, यहाँ पर उससे भी कम डेल्टा प्लस आएगा। और अगर डेल्टा प्लस ज्यादा, खींचने का पावर अगर अलग है ना, तो फिर इसके देने के पावर पे डिपेंड ही नहीं करता। जब खींचने का पावर ही ज्यादा है तो कोई दे ना दे छीन झपट के ले ही लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक डेल्टा प्लस अलग है फिर इसको नहीं देखते, इसके ईएन को नहीं देखते, फिर किसको देखते, सिर्फ डेल्टा प्लस को। जिसका डेल्टा प्लस ज्यादा उसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अगर तीनों का ऑर्डर बनाना तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा, ए। उसे वीक कौन होगा, बी। उसे वीक कौन होगा, सी। वो डाउन कर लीजिए। बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर of hydrogen bond strength, determine the correct order of hydrogen bond strength in, determine the correct order of hydrogen bond strength in, पहली गेंद पे चौका, ईशान किशन, कुणाल पांड्या गेंदबाजी करते हुए। चले बेटा ना, अब यहां पर बात करते हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपेयर करनी, ध्यान सुनना। आपको सपोज यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड इसके बीच में दिया, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड इसके बीच में दिया, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड इसके बीच में दिया, और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड इसके बीच में दिया। अब ध्यान सुनिएगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ किन बातों पर डिपेंड करती है। पहला, डेल्टा प्लस। मुझे बताओ यहां पर जो हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इस पर डेल्टा प्लस किसकी वजह से आएगा, ऑक्सीजन की वजह से। इस पे भी डेल्टा प्लस किसकी वजह से आएगा, ऑक्सीजन की वजह से। तो ऑक्सीजन की वजह से और ऑक्सीजन की वजह से आने वाला डेल्टा प्लस बराबर होगा। यहां पर डेल्टा प्लस किसकी वजह से आएगा, नाइट्रोजन की वजह से, और यहां भी नाइट्रोजन। बेटा ऑक्सीजन के मुकाबले आने वाला डेल्टा प्लस और नाइट्रोजन के मुकाबले आने वाले डेल्टा प्लस में नाइट्रोजन का डेल्टा प्लस कम होगा। तो दोनों नाइट्रोजन नाइट्रोजन वाला कम और दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला ज्यादा। अब मुझे बताओ इनमें से क्या मैं डेल्टा प्लस के बेसिस पे दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पहचान सकता हूं, कौन से, ये दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे क्योंकि इनमें खींचने का पावर ज्यादा है, और ये दोनों वीक होंगे। तो हमारा देखो यहां पर ऑर्डर क्या बना कि ए और बी तो स्ट्रॉन्ग होंगे और सी और डी वीक होंगे। अभी इनका ऑर्डर भी बनाते हैं, ठीक है, लेकिन इतना तो पता चल गया कि ये दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे और ये दोनों वीक होंगे। अब मुझे बताओ जब डेल्टा प्लस सेम होता है, खींचने का पावर बराबर, तो फिर क्या देखते हैं, देने का पावर। देने का पावर ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, ज्यादा। अब देने का पावर ज्यादा होना चाहिए, और देने का पावर ज्यादा कब होगा, जब ईएन कम होगा। तो बताओ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से आसानी से कौन देगा, नाइट्रोजन। इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएगा और यहां इलेक्ट्रॉन कम आएगा। जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएगा वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो इन दोनों में से ए और बी में से बी वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो बेटा ए और बी में से बी स्ट्रॉन्ग है और ए है, और इन दोनों के पीछे ये दोनों होंगे। अब इसमें बात करो, इसके और इसके खींचने का पावर बराबर है, पर ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन क्योंकि आसानी से देगा, तो यहां वाला बॉन्ड क्या बनेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग, और सी वाला जो बॉन्ड है वो क्या बन जाएगा बेटा, वीक। तो ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। लिख लिया, ब्रेक आ गया, विकेट गिर गया, बहुत जल्दी ब्रेक हो गया, ओवर हो गया, इतनी जल्दी ओवर कैसे हो गया। डॉट बॉल हो गई हो तो बात अलग है, फटाफट चल है ना, ओवर हो गया, ठीक है। चले ना, अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं इसी पैटर्न पे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, लिखिएगा KHF2, KHF2 dissociates as, KHF2 dissociates as, चार डॉट बोल लगातार, तभी तो ओवर खत्म होगा, या तो विकेट गिरा हुआ है डॉट, तो चौका चक्का पड़ा होता है, जल्दी ओवर थोड़ी खत्म। KHF2 dissociates as,
करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। KHF2 जब पानी में जाके टूटेगा या इसको आयनाइज करेंगे तो इसके आयंस जो बनते हैं ना वो क्या बनते हैं बेटा? K प्लस और HF2 माइनस। क्यों बनते हैं K प्लस और HF2 माइनस? आइए उसके ऊपर है ना वजह समझते हैं उसकी। बेटा KHF2 को जब आप देखोगे ना तो KHF2 बनता कैसे एक्चुअल में? KF और HF का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? KHF2। सुनते हैं ना? KF जो है ये टूटता है आयंस में, तो ये ऐसे टूटता है और HF जो है वो एज इट इज रहता है। ठीक है, तो कायदे से जो टूटना चाहिए तो वो क्या बनना चाहिए था? K प्लस, साथ में क्या बनना चाहिए था? माइनस, और साथ में क्या बनना चाहिए था? HF। लेकिन हुआ क्या कि ये जो K प्लस था, जो F माइनस था और जो HF था, है ना, K प्लस था, F माइनस था और HF था। मुझे बताइए फ्लोरीन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या एक्टिव हाइड्रोजन होता है कि नहीं होता? होता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड कब बना सकता है? जब इसके सामने फोन में से कोई आ जाए। तो फोन में से आ जाए मतलब उसका नेगेटिव एनायन भी आ जाए तो भी चलेगा। तो ये दोनों आपस में क्या बना लेते हैं बेटा? एच बॉन्ड। और एच बॉन्ड बनाते तो ये इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे हो जाते तो क्या बन जाता है? HF2-1। और यहां पर आपको क्या मिल जाता है बेटा? K प्लस। तो ये जो आयन इसके एग्जिस्ट करते हैं ना, वो आयन कौन से आते हैं बेटा? K प्लस और HF2-। ठीक, अब ये एग्जांपल देखने के बाद हम लोग आते हैं वापस से डेफिनेशन पे। डेफिनेशन में मैंने आपको दो टर्म लिखाई थी, एक तो लिखा था डाइपोल डाइपोल और एक लिखा था आयन डाइपोल। उसका मीनिंग समझते हैं कि डाइपोल डाइपोल कहने का मतलब क्या है और आयन डाइपोल कहने का मतलब क्या है। देखो एक बात समझना, डाइपोल की अगर मैं बात करूं, ध्यान सुनेगा, डाइपोल डाइपोल और आयन डाइपोल, इस पे बात करते हैं। पहली बात तो डाइपोल क्या होता है? ऐसा मॉलिक्यूल जिसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं देसी भाषा में? पोलर। तो डाइपोल का मतलब क्या होता है बेटा? पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल मतलब पोलर होने का मतलब है इसके ऊपर डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस होगा। डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस होगा तो फिजिक्स में आप डाइपोल पढ़ते हैं। इसके ऊपर दो चार्ज है प्लस और माइनस, इसके ऊपर दो चार्ज है, उसको क्या बोला जाएगा बेटा? डाइपोल। तो डाइपोल होने का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? पोलर। और अगर पोलर ना समझ में आए तो सीधे सीधे जिसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? डाइपोल। ये बात बताओ, HF जो है इसका डाइपोल मोमेंट बताइए, 0 होगा या नॉन 0 होगा? नॉन 0। क्यों होगा नॉन 0? क्यों होगा नॉन 0? याद करिए, डाइपोल मोमेंट का जब भी क्वेश्चन आएगा पहले क्या देखना है कि डायटोमिक है या पॉलीएटॉमिक। ये डायटोमिक है कि पॉलीएटॉमिक है? डायटोमिक। और डायटोमिक में देखते हैं कि होमोडायटोमिक होता तो 0 और हेट्रोडायटोमिक होता तो नॉन 0। तो ये नॉन 0 है मतलब ये पोलर है कि नहीं है बेटा? है। ठीक है, तीन एग्जांपल पे बात कर रहे हैं मेनली। अगला आ रहा है वाटर। वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, पोलर सॉल्वेंट, तो ये भी पोलर है। और अमोनिया, ये भी पोलर होता है। क्यों होता पोलर? एक लोन पेयर, एक लोन पेयर वाले का कभी भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता। तो ये सब पोलर है। पोलर है मतलब HF H2O NH3 किसकी तरह काम करेंगे? डाइपोल की तरह। देखते आइएगा, मुझे बताइए क्या ये HF डाइपोल है कि नहीं है? है। और ये दूसरा HF भी डाइपोल। तो इस बार जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो डाइपोल डाइपोल के बीच में बन रहा है। और हमने बोला था हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी अ डाइपोल डाइपोल और आयन डाइपोल। क्या ये डाइपोल डाइपोल टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड है? हाँ। वाटर कैसा है? पोलर की नॉन पोलर? पोलर। ये डाइपोल है कि नहीं है? और ये भी क्या है? डाइपोल। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है इट इज अ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। यहां पर देखिए ये भी पोलर, ये भी पोलर, ये भी क्या बन रहा है बेटा? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। यहां पर बताइए वाटर है डाइपोल डाइपोल, वाटर है अमोनिया है डाइपोल डाइपोल, अमोनिया है वाटर है डाइपोल डाइपोल, अमोनिया अमोनिया है डाइपोल डाइपोल। ये सारे आपके डाइपोल डाइपोल और अट्रैक्शन है। अच्छा आगे बढ़ता हूं, इस वाले को देखना, ये वाले केस को। मुझे बताइए ये जो HF है, ये जो HF है ये डाइपोल है कि नहीं है बेटा? है। तो ये हो गया डाइपोल। और ये क्या है? तो इस बार जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो डाइपोल डाइपोल में नहीं बन रहा है, वो आयन डाइपोल में बन रहा है। और हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे हो सकते हैं? या तो डाइपोल डाइपोल टाइप के हो सकते हैं या फिर आयन डाइपोल टाइप के हो सकते हैं। तो यही अपन ने डेफिनेशन में शुरुआत में लिखा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी अ टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल और आयन डाइपोल, पर वो अपन तब समझ नहीं सकते थे। अब अपने को ये बात की क्लैरिटी हो जाती। ठीक है, तो यहीं तक पढ़ेंगे आज, इसके आगे का डिस्कशन पे आगे स्टार्ट करेंगे। 28 रन बन गए। अरे कोई भी जीत ले, मैच बढ़िया होना चाहिए। हाँ, ये आयन डाइपोल विल बी स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। ओके बेटा, राधे राधे, जय श्री राम।